कोरोना वायरस के बाद अब प्रदेश में बर्ड फ्लू अलर्ट के बाद हिमाचल के लोग खौफजदा हैं। अब कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू से बचाव के लिए भी एहतियात बरतनी होगी। यह पक्षियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित किसी पक्षी के संपर्क में कोई इंसान या जानवर आता है तो वह भी इसकी चपेट में आ सकता है। गौरतलब है कि पौंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत के बाद इनके सैंपल जाँच के लिए भोपाल भेजे गए थे। जाँच में पक्षियों के बर्ड फ्लू से मरने की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। भोपाल से आई रिपोर्ट में पक्षियों के बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि होने के बाद कांगड़ा प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत देहरा, ज्वाली, फतेहपुर व इंदौरा में अंडा, चिकन व मछली बेचने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के साथ ही 50,000 रूपए का जुर्माना भी देना होगा। मीट, मछली की दुकानें अगले आदेशों तक बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त पौंग झील के 1 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में आज सुबह एक बड़ी सफलता मिली है। शिमला पुलिस ने आज तड़के परिवहन निगम में सवार एक व्यक्ति से 7 किलोग्राम के लगभग अफीम बरामद की है। छितकुल से चंडीगढ़ जा रही परिवहन निगम की बस को पुलिस ने सुबह 4 बजे शोघी में जांच के लिए रोका। इस दौरान बस में सवार एक नेपाली युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से 6 किलो 855 ग्राम अफीम बरामद हुई। व्यक्ति की पहचान 53 वर्षीय भगत बहादुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत चुनावों को लेकर न केवल पहली बार वोट डालने वाले या महिला पुरुषों में उत्साह दिख रहा है, बल्कि यह उत्साह बुजुर्गों में भी दिख रहा है। कहीं बुजुर्ग बेटे या बहू का सहारा लेकर वोट डालने पोलिंग बूथ तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो कहीं किसी की पीठ पर लदकर वोट डालने की बात कर रहे हैं। हमीरपुर जिले के टोनी देवी ब्लॉक के बारी गांव की बुजुर्ग 95 वर्षीय बोहरी देवी पत्नी राम शरण पिछले 60 साल से हर चुनाव में मतदान कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रही है। इस बार भी वह 19 जनवरी को बारी स्कूल में स्थित पोलिंग स्टेशन पर मतदान करने के लिए तैयार है। बोहरी देवी को यह भी पता है कि बारी पंचायत से प्रधान पद के लिए कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। इस उम्र में भी बोहरी देवी सारा काम करने की क्षमता रखती है। मतदान को लेकर इनकी जागरूकता उन लोगों के लिए संदेश है जो मतदान करने से टलते हैं। इस बारे में उनके पारिवारिक सदस्य सुनील उर्फ सन्नी ने बताया कि साधारण जीवन और संतुलित खान पान के कारण उनकी दादी अभी भी चुस्त दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि बारी और छनीकर सहित अन्य वार्डों के बुजुर्ग भी पंचायत चुनावों को लेकर जागरूक हैं तथा मतदान करेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई भी बीमारी या परेशानी इन बुजुर्गों को वोट डालने से नहीं रोक सकती। बुजुर्गों की यही सोच है कि इस बार के प्रधान, उप प्रधान, पंच, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य चुनने में वह अपना पूरा योगदान दे सके। इन बुजुर्गों को देखकर सभी को वोट डालने की सीख लेनी चाहिए। जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं, भाजपा मंदिर मस्जिद मुद्दे को भुनाना शुरू कर देती है। कोई भी छोटा बड़ा चुनाव हो, भाजपा मंदिर मामले को उछालना नहीं भूलती। यह भाजपा की सांप्रदायिक सोच को दर्शाता है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के चलते भाजपा ने संघ को आगे करके मंदिर का राग अलापना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को उछालकर भाजपा धर्म के आधार पर वोट लेने की फिराक में है। दीपक शर्मा ने कहा कि यह भाजपा की पुरानी आदत है। भाजपा अपनी सांप्रदायिक सोच को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 6 साल से सत्ता में है, लेकिन विकास के नाम पर, योजनाओं, कार्यक्रमों के नाम पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं लड़ती। विकास भाजपा के लिए कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। मात्र जनभावनाएं भड़काकर वोट प्राप्त करना ही भाजपा का मुख्य
चुनावी मुद्दा रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा को ज्ञात होना चाहिए कि अब देश की जनता समझ चुकी है। जनता विकास पर बहस चाहती है, न कि सांप्रदायिक मुद्दों पर। दीपक शर्मा ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार विकास के मुद्दों पर मौन है और उसके एजेंडे में विकास के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा विकास, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कुपोषण, संसाधनों के दोहन आदि अहम विषयों पर बहस करे और अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखे। इन विषयों पर मौन रखकर देश का भला नहीं होगा। झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कुछ रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया है, ताकि इस जाति से संबंधित विद्यार्थी अपनी उच्चतर शिक्षा को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 59,048 करोड़ रुपए के निवेश को अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत इसमें केंद्र सरकार द्वारा 35,334 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इस वर्ग से संबंधित गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नाम करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के बाद जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, उन्हें अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के तहत लाया जाएगा। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि इस योजना को सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन संचालित किया जाएगा, ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और इसके संचालन के लिए जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है तथा इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को बिना विलंब छात्रवृत्ति मिल सके। वहीं इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन करना पड़ेगा और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा तथा वर्ष 2021-22 में इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अपने 60% अंश को विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा और योजना में निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा। कोविड-19 संकट के विभिन्न मुद्दों और कुशल प्रबंधन के लिए एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर आया है। अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी को नंबर 1 पर रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंका जाने पर बधाई दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमोदन रेटिंग विश्व के नेताओं में सबसे अधिक है। यह उनके सक्षम नेतृत्व का प्रमाण है और सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह इस डाटा फर्म द्वारा ट्रैक किए गए विश्व के किसी भी अन्य नेता की तुलना में उच्च रेटिंग है। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रभावी और समयबद्ध निर्णयों के कारण ही भारत कोरोना संकट से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम हुआ है।
योग में वह शक्ति है जो हमेशा युवा बनाकर रख सकती है। यदि हम नियमित रूप से योग करें तो बुढ़ापा हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। जी हाँ, योग के द्वारा हम अपने आप को हमेशा यंग रख सकते हैं। अजीत शर्मा ने बताया कि योग में ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जो रोगों को तो समाप्त करती ही है, साथ में युवाओं जैसी स्फूर्ति भी बनाए रखती है। योग आसनों में सिंहासन एक ऐसा आसन है जो चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं आने देता और गले की, थायराइड जैसी बीमारियों को भी खत्म कर देता है। सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा आसन है वो है सिंहासन। सिंहासन शेर की तरह जो है वो दहाड़ते हैं इसमें, और करना कैसे है, बहुत ही लाभदायक है ये हमारा। विशेषकर हमारे जो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं उनके लिए विशेष झुर्रियों को खत्म कर देता है। एक तो ये बात है, बाकी गले की जो समस्या है उनको समाप्त करता है। तो करना कैसे है, आइए सबसे पहले इसको करने के लिए इस तरीके से करेंगे। आप जैसे वज्रासन में बैठे हैं, तत्पश्चात आप दोनों पैरों को इस तरीके से ले आएंगे। अब इस तरीके से बैठने के पश्चात अब इसको हम पद्मासन में बैठेंगे। ऐसे पद्मासन में बैठने के लिए सबसे पहले हम पैरों को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और पद्मासन हमारा लग गया। इसके पश्चात हम घुटनों के ऊपर जो है वो बैठेंगे, हाथों को दोनों को आगे ला करके ऐसे किया और इस तरीके से, और हाथ हमारे दोनों इस तरीके से आगे इस पोजीशन में ऐसे। फिर पीठ हमारी बिल्कुल सीधी आगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और अब हम ऐसे रखेंगे मुंह को और ऐसे जीवा को बाहर निकालते हुए ऐसे करेंगे। पहले शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे। उसके पश्चात फिर थोड़ा जोर के साथ करेंगे, ऐसे ऐसे। इस तरीके से इसको करेंगे और फिर इस तरीके से इसी तरह से आ जाएंगे और फिर इसको इस तरह से मालिश करेंगे यहाँ से और इस तरह से ऐसे, और बीच में से भी ऐसे मालिश कर लेंगे। फिर इसको हम ऐसे शांत अवस्था से आ जाएंगे। अब दोबारा से हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे, इस तरीके से लेंगे। हमें थोड़ा सा साइड चेंज करके लेना। ऐसे आपने लिया सबसे पहले, तत्पश्चात आप बिल्कुल पैरों को सीधा करके बैठिए, टांगे बिल्कुल सीधी, पैर आपके बिल्कुल सीधे। आप पद्मासन में इस बैठे, पद्मासन इस तरीके से लगाया और पद्मासन को लगाने के पश्चात दोनों ऐसे इस तरीके से दिया और फिर इस तरीके से और आगे की तरफ मुंह करके जीवा को बाहर निकालते हुए इस तरीके से करके इसको वापस हम इसी पोज में आ गए। उसके पश्चात आपने पहले जैसे आपने बाएं तरफ से ऐसे इसको मालिश की, फिर दाएं तरफ से मालिश की, फिर बीच में से ऐसे मालिश की बीच में से। और इससे क्या होता है, हमारी जो थायराइड की समस्या आती है या वोकल कार्ड्स है, हमारे बोलने की जो शक्ति, आवाज सुरीली होती है इसमें से, तो वो हमारा वोकल कार्ड्स इससे ठीक होते हैं। और उसके पश्चात जो हमारी जो गले की समस्या है, गर्दन की समस्या, वो सारी की सारी से ठीक हो जाती है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका दूसरा पोज भी है, उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से बैठे और उसके पश्चात इसको बाहर खोल दें ऐसे, और इस तरह से बाहर आपके पीछे से जो हमारे अंगूठे हैं वो मिले हुए होने चाहिए। जितना आप इसको ज्यादा खोलेंगे उतना आपको इस तरीके से बैठेंगे। हाथ आपके दोनों जमीन पर होंगे इस तरह से, और शेर की तरह, जैसे शेर बैठा होता है उस तरह से ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे, और फिर इसको मालिश कर देंगे इस तरीके से।